नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो हम लोग साइकोलॉजी के जो पोर्शन है, जो कि आपके रीट की परीक्षा का प्रथम पेपर वाला भाग है, और सेकंड पेपर में भी इसका मतलब मुख्य परीक्षा के अंतर्गत भी इसका जो कुछ पोर्शन है, शिक्षण विद्या पढ़नी पड़ेगी, जो शिक्षा का अधिकार है उससे संबंधित चीजें पढ़नी पड़ेगी, टीचिंग एक्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाए, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आप जो मुख्य परीक्षा है और जो आपका लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड है, दोनों में ही जो पोर्शन है उसका एक क्वालिफाइंग जो पोर्शन है और एक मेन पोर्शन है, उन दोनों को थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेस आया, ज्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कल एक अच्छे से उसको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे वीडियो के अंदर, और समय मिला तो आज भी डाल सकते हैं या फिर मॉर्निंग में मिल जाएगा। जो भी है आप लोगों को डिस्क्राइब कर देंगे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी तैयारी की। तो चलिए हम लोग अपनी जो ये 5th क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, विधियां, संप्रदाय, ये सारे पढ़ने बाकी है। लेकिन मनोविज्ञान कंप्लीट करके अर्थ, प्रकृति, शारीरिक पढ़ के हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पे आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मनोविज्ञान की देखी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान की देखी। शिक्षा मनोविज्ञान बेसिकली है क्या चीज? सबसे पहले हमने देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान की ही एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, मनोविज्ञान की ही एक शाखा के रूप में इसको पढ़ा जाता है। मनोविज्ञान आपको पता ही है कि किस सदी में स्वतंत्र रूप से हम लोग इसको देखने लगे थे। मनोविज्ञान हमारे सिलेबस में ऐड हुआ शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो कि 19वीं सदी से प्रारंभ होकर 1920 ईस्वी तक जो है आपके शिक्षा मनोविज्ञान जो है अमेरिका में जो विकसित हुआ था, और 20वीं सदी में इसे स्वतंत्र रूप से अपना लिया गया। यानी कि 20वीं सदी में क्या हुआ कि एज ए सिलेबस इसे बीएड के अंदर, एसटीसी के अंदर डाला गया, ताकि एक टीचर जब आप बनने वाले हैं, जब आप किसी स्टूडेंट को सिखाने के लिए जाएंगे, तो आपको इस सब चीजों का ज्ञान हो कि आपका व्यवहार किस प्रकार का हो, आपको किन प्रक्रियाओं का यूज करना है। क्योंकि पहली क्लास के बच्चे को आप यूपीएससी का सिलेबस तो नहीं पढ़ा सकते, तो किस प्रकार से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, किस प्रकार से उसके वृद्धि और विकास की ओर देखा जाएगा। वृद्धि और विकास भी सिलेबस में आएगा, बालक विकास के अंतर्गत हम उसको पढ़ेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्लियर की मनोविज्ञान की एक शाखा है। 19वीं सदी में ये मनोविज्ञान से जो है थोड़ा सा अलग होकर इसको पढ़ा जाने लगा। तो प्रारंभ क्या हुआ? 19वीं सदी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड में पहले भी पूछा गया। कब शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाने लगा? 20वीं सदी में ये स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाने लगा। तो एक सवाल आपका ये तैयार हो गया, एक ये तैयार हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ पे विकसित हुआ है? अमेरिका में विकसित हुआ है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ पे विकसित हुआ है? अमेरिका के अंदर विकसित हुआ है। फिर आप देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में हम क्या कर रहे थे? व्यवहार का अध्ययन कर रहे थे, नियम और सिद्धांत के आधार पर क्या कर रहे थे? शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे। उद्देश्य यही था, शिक्षा प्राप्त करना, किसी न किसी विषय के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा के साथ मनोविज्ञान ने जुड़ के क्या किया? शिक्षा करती क्या है? शिक्षा, ये तो हमें पता है कि मनोविज्ञान के व्यवहार का जो शुद्ध रूप है वो उसको क्या करती है? परिमार्जित करती है। परिमार्जन का मतलब होता है शुद्ध करना, सिखाना किसी चीज को। अभी आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें बताऊं, आपको यूएस के बारे में बताऊं, आपको अभी यूक्रेन और यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में बताऊं, फिर मैं आपको विदेश नीति भी आज ही पढ़ा दूं। लेकिन इन सबको अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करना, वर्तमान समय से प्राचीन काल में क्या क्या हुआ है उसको कोरिलेट करना। एकदम से तो युद्ध नहीं होने लगा, कई सारे कारण रहे होंगे। वो सारा जो अप्लाइड एजुकेशन है वो सारा देना आपको, ताकि आप एक निश्चित जो है अपनी परिकल्पना पे पहुंच सकें। वो पक्ष में भी हो सकती है, वो विपक्ष में भी हो सकती है। ये सारा शुद्धिकरण आप में किससे आया? शिक्षा से आया। तो व्यवहार के अंदर परिमार्जन करना, देख तो सब कुछ रहे हैं, कोई अपनी कुछ मानसिकता बना रहा है चीजों को लेकर, कोई अपनी मानसिकता बना रहा है चीजों को लेकर। अभी दिल्ली में क्या हुआ, वो जो जहांगीरपुरी के अंतर्गत आपने देखा कि वो बुलडोजर चलाया गया है ना, जो अवैध जो बने हुए थे मकान उनको हटाया गया। हर व्यक्ति की उस जो कंडीशन, वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको देखने का अप्रोच अलग है। कोई सोच रहा है कि किसी के मकान हटा दिए गए, ये तो बहुत ही बुरी बात हुई है। कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ये अच्छा किया, इस तरह से कब तक अवैध इस तरह से कब्जा करके रखते हैं, तो सरकार की जगह। तो अलग अलग, कोई इसको धर्म से जोड़ रहा है, कोई इसको राजनीति से जोड़ रहा है। ये सारा ओपिनियन आपके अंदर आया कहाँ से? कहाँ से आया? एक सटीक सोच जब आप में आई कहाँ से? ये सारी, ये सब शिक्षा पर डिपेंड करता है। व्यवहार का परिमार्जन करना, शुद्धिकरण करना, आपको सिखाना, ये सब ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान के साथ जुड़कर शिक्षा ने क्या करा? अपने नियम सिद्धांतों के आधार पर व्यवहार को शुद्धिकरण किया। तो व्यवहार का शुद्धिकरण
परिमार्जन उन्नतशील बनाने हेतु व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना है। होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा ना कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, कि किस प्रकार से मनोविज्ञान पहले आत्मा के विज्ञान के अंतर्गत था, फिर मन मस्तिष्क के सिद्धांत के अंतर्गत आया, फिर उसमें चेतना का विज्ञान आया, और देन उसके बाद में हम व्यवहार और अनुभव का अध्ययन करने लगे। तो जिस प्रकार हमने मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का व्यक्ति के संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन किया, वही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो अब जैसे हमने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा, वैसे भी शिक्षा मनोविज्ञान का भी इतिहास है। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है कॉलसेनिक। कॉलसेनिक एक मनोवैज्ञानिक थे। तो ये जो है कहते हैं कि ईसा से 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों के द्वारा क्या हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान जनरेट हुआ है। ये इनका कहना है। ये मूलतः क्या थे, दर्शन शास्त्री थे। इन्होंने बोला कि ये थे यूनान से प्रारंभ हुआ है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पूर्व। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। ये कॉलसेनिक का शिक्षा मनोविज्ञान के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से। मनोविज्ञान में सिद्धांतों व नियमों का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया है। तो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, उनका जो नियम है, उनके जो प्रयोग जब शिक्षा में किए गए, तो उसका भी यही कहना है कि तभी ये क्या कहलाने लगा, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाने लगा। फिर एक है B.F. स्किनर। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में चार्ल्स स्किनर और विलियम स्किनर नहीं है, B.F. स्किनर है। शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ ये कहते हैं कि प्लेटो के शिष्य किसके द्वारा हुआ, अरस्तु के द्वारा हुआ। हमने अरस्तु को पढ़ा था पहले भी, जब हमने आत्मा का विज्ञान पढ़ा था, तो अरस्तु के स्टेटमेंट हमने देखे थे कि वो पहले व्यक्ति थे। अरस्तु हो गए, डेकार्टे हो गए, रुडोल्फ गोइकिल हो गए, जिन्होंने 1590 ईस्वी में, उस समय जो है 16वीं सदी की अगर हम बात करें, तब एक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। तो B.F. स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उनके द्वारा किया गया है। कि एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में मानव का जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार प्लस अनुभव का विशेष प्रकार की परिस्थिति कैसे जनरेट होगी, एक शैक्षिक परिस्थिति में। शैक्षिक परिस्थिति यानी कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, या किसी जगह पर जहां पर बच्चे इकट्ठे हो रखे, बालकों को बुलाया जा रहा है, या किसी जब आप कोई अधिवेशन करते हैं आप किसी के अंतर्गत, तो ये शैक्षिक परिस्थिति के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। तो एक तरीके से ये B.F. स्किनर का स्टेटमेंट भी है, उसकी परिभाषा के अंतर्गत भी आएगा। वैसे ही ये कॉलसेनिक के फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये उसकी परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो इसी एक ही चीज के अंदर कॉलसेनिक पहले थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन बताया, पहले स्टेटमेंट पास करी, इसके लिए इनके बारे में कुछ परिभाषा बताई। B.F. स्किनर ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से होता है। विशेष प्रकार की शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब जब इन्होंने ये नाम लिए हैं, कुछ ने प्लेटो, अरस्तु, रूसो, इस तरीके के नाम लिए हैं, थॉर्नडाइक ने शिक्षा किस प्रकार से बताई, इस तरह। तो अध्ययन पद्धतियों की ओर हम ध्यान देंगे कि वे अध्ययन पद्धतियां क्या क्या थी। अध्ययन पद्धतियों की जब बात करते हैं तो अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा के 3 स्वरूप होने चाहिए। ठीक है, कि शिक्षा 3 प्रकार के स्वरूपों में होनी चाहिए। पहली चीज क्या कहते हैं, वो सबके लिए क्या हो, अलग अलग शिक्षा हो। फिर अलग अलग शिक्षा मतलब ऐसे, किसी को नैतिक शिक्षा दी जाए, किसी को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए, किसी को शास्त्र की शिक्षा दी जाए, या किसी को अन्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये क्लासिफाइड 3 रूप से, मेन रूप से तो इन्होंने ये किया है। ठीक है, भिन्न भिन्न विधियों से पढ़ाया जाए। ऑब्वियस बात है ना, किसी को नैतिक दोगे, किसी को आध्यात्मिक दोगे, किसी को शास्त्र की दोगे, किसी को अन्य कोई दोगे, तो एक विधि का प्रयोग तो वैसे भी नहीं किया जा सकता। नैतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति को हम लोग कोई शस्त्र पकड़ा सकते हैं, नहीं पकड़ा सकते। शास्त्र की विद्या देनी हो तो क्या उसको हम प्रवचन, आत्मज्ञान, यज्ञ करके ही आपको फायदा होगा ये बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो पहली चीज अलग अलग शिक्षा हो। यह अलग अलग शिक्षा उसने वर्ष के आधार पर भी, बालक का जिस प्रकार से एज धीरे धीरे बढ़ती है उसके आधार पर भी तय करी, प्लस धीरे धीरे कैसे कैसे मानसिक विकास होता है उसके आधार पे भी तैयार करी। भिन्न भिन्न विधियां, ऑब्वियसली बात है, टीचिंग जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। शिक्षा स्वतंत्र रूप में होनी चाहिए। जब इन 2 चीजों का पालन होगा और शिक्षा स्वतंत्र रूप में, तो अपने आप ही आ जाएगी, मुक्त हो।
उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम्हें तो ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो बातें एट प्रेजेंट अब की जाती है ना, साइकोलॉजिकल, जो बोलते हैं कि बच्चे के ऊपर फोर्स डाला जा रहा है, उसको इस तरह से नहीं पढ़ना है। प्राचीन काल से जो हमारे अरस्तु थे, प्लेटो थे, इन लोगों ने शिक्षा की पद्धति इस प्रकार से तैयार की थी कि प्रत्येक बालक कुछ ना कुछ कार्य कर सके, और जिन्हें कुछ नहीं करना होता था उन सभी को वो सैन्य प्रणाली के अंतर्गत ले लेते थे। जब उन्होंने देख लिया कि ये जो है आध्यात्म में वर्क नहीं कर रहा है, नैतिक में वर्क नहीं कर रहा है, या अन्य किसी उसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो सीधे सीधे उसको सेना में ले लिया जाता था। तो ये जो प्रणाली इन्होंने तैयार करी, ये एक स्वतंत्र रूप में थी, मुक्त रूप में थी, ठीक है। क्योंकि अरस्तु का मनोविज्ञान से रिलेटेड क्या बात है, अरस्तु बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, वातावरण अलग होता है, हर व्यक्ति का एनवायरमेंट जो है आसपास का अलग होता है। और अरस्तु ही कहता है कि आनुवंशिक गुणों पे शिक्षा होनी चाहिए। अरस्तु के मनोविज्ञान को लेके ये स्टेटमेंट थे। इसका मतलब ये नहीं आनुवंशिक होना, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी लेगेसी आती ही है व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर। एज ए अगर हम मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, तो उसी मनोविज्ञान को जो कि नियम और सिद्धांत पे आया है, यदि शिक्षा में प्रयोग किया जाता है तो बालक के विकास होता है और उसकी वृद्धि भी होती है। तो अब अरस्तु ने शिक्षा के अकॉर्डिंगली क्या चीजें करी, उसने बोला 0 से 7, जब हम देखते हैं ना वही शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था की जब बात की जाती है, तो स्वयं बढ़ना 0 से 7 वर्ष का बालक, यानी कि 0 से 2 वर्ष तो वो क्या करता है, खुद बढ़ता है। खुद बढ़ने की प्रवृत्ति उसके अंदर आती है जब 2 साल का होता है, धीरे धीरे वो खुद बढ़ रहा है। जब वो 2 से 5 साल का होगा तो उसके धीरे धीरे अंग पुष्ट होने लगते हैं। पुष्ट का मतलब है थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, थोड़े थोड़े दांत आने लगते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट और भी ज्यादा करने लगता है, हाथ पैर ज्यादा चलाने लगता है। तो ये है अंगों की पुष्टि। 5 से 7 साल का जब वो होता है तो उसको क्या, उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव आता है, उसको थोड़ा सा सिखाया भी जाए, उसको थोड़ा सा शुद्धि डाली जाए उसके अंदर, वहीं से चालू करनी होती है। फिर वो बोलता है कि जब 7 से 14 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको नॉर्मल एजुकेशन दो, बेसिक एजुकेशन, कि ये इस तरीके से होता है। उसको हर चीज की एजुकेशन दी जाए, कि पर्यावरण की एजुकेशन दी जाए, उसको घरेलू कार्यों की भी एजुकेशन दी जाए, उसको सैन्य शक्तियों के बारे में भी बताया जाए। तो सामान्य शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, कि आपको बड़ों के सामने किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपने सच बोलना है, आपने कोई गलत काम नहीं करना है, हम आपके मित्र की तरह है, अगर कोई गलती होती है तो आप हमें बताएं। ये सारी बातें जो बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो सामान्य शिक्षा देना, ठीक है। और उसके अंदर आज्ञा पालन, नैतिकता और इन सब का पाठ पढ़ाना उसको, ठीक है, कि आपको ये सब लाइफ में करना पड़ेगा। 14 से 21 वर्ष के बालक के लिए अरस्तु का क्या कहना है कि बौद्धिक शिक्षण व्यायाम करवाना चाहिए उसको। बौद्धिक शिक्षण, क्विज कंपटीशन क्रिएट किए जाए, डिबेट्स करवाए जाए, उससे 4-5 लोगों का ग्रुप डिस्कशन किया जाए, सभी व्यक्ति अपने अपने विचार रखें, तब निखर के आएगा 14 से 21 वर्ष तक के समय के अंतर्गत कि बालक क्या करना चाहता है, वो किस क्षेत्र के अंदर कार्य करेगा। जब उसका क्षेत्र निश्चित हो जाए कि वो इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा लेना चाहता है, तो अलग अलग विधियों के द्वारा उसका क्या किया जाए, शिक्षण किया जाए। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, प्राचीन काल से ही ये कॉन्सेप्ट बना आ रहा है। रूसो का क्या कहना है, रूसो क्या कहते हैं, अपनी प्रकृतिवादी विचारधारा को लाते हैं। रूसो हमेशा क्या कहता है, प्रकृति को वो महत्व देता है, प्रकृति बलवान है, वो प्रकृति को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। तो रूसो कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा है वो क्या है, प्रकृति से प्रेरित है। तो प्रकृतिवादी विचारधारा जो मनोविज्ञान के अंतर्गत आई है, उसका जनक किसे माना जाता है, रूसो। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर ये मतलब काफी मनोवैज्ञानिकों का मत है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफाई किसी का बता रखा है ना, तो वो रूसो की प्रकृतिवादी विचारधारा से बता रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात क्या होता है, यहीं से होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि व्यक्ति और प्रकृति के अंतर्गत एक अंतरक्रिया है, और इस अंतरक्रिया के स्वरूप जो शिक्षा प्राप्त होती है वो शिक्षा उस व्यक्ति के विकास में सहायक है, और यही क्या है, एक शिक्षा मनोविज्ञान है। बालक जीवन में स्वतः प्राकृतिक रूप से क्या करता है, विकास करता है, चाहे वो बौद्धिक हो चाहे वो मानसिक हो। ऐसा किसका मानना है, रूसो का मानना है कि प्रत्येक प्राणी की जो प्रकृति होती है वो अलग होती है। बालक को खुला प्रकृति के अंदर छोड़ दो, उसको स्वतंत्र छोड़ दो, प्रकृति अपने आप उसको विकसित कर देगी, जो कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इसको सही नहीं मान सकते हैं। एक बालक को खुला छोड़ दो, पता नहीं वो क्या ही करेगा, ठीक है। तो
वॉटसन का जो कथन है वो इसमें ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई मुझे एक बालक दो, मैं उसको इस तरह की शैक्षणिक परिस्थितियां जनरेट करके दूंगा कि वह जो बालक है वह कुछ भी बन सकता है। चाहे तो मैं उसको आपराधिक प्रवृत्तियों में डालूं तो वो अपराधी बन सकता है, मैं उसको साइंस के से रिलेटेड सारी चीजें सिखाऊं तो वो डॉक्टर बन सकता है, मैं उसको पौधे पेड़ पत्तियों के बारे में ज्यादा सिखाऊं तो वो पर्यावरणविद बन सकता है, पर्यावरण के प्रति कार्य कर सकता है, मैं उसको लॉ पढ़ाऊं तो वो लॉयर बन सकता है, मैं उसको सारी चीजें इस तरीके से मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बालक का विकास और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और आपके जो है इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, आर्थिक समीक्षा, ये सब पढ़ाऊं तो वो एक टीचर बन सकता है। तो स्टेनले हॉल अब तीसरे व्यक्ति आए जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा है, और स्टेनले हॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल विकास के, बाल मनोविज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। अमेरिका के थे ये, इन्होंने बालकों पर अध्ययन किया, बाल मनोविज्ञान हेतु प्रश्नावली का भी निर्माण किया है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो एक शैक्षिक परिस्थिति में बालक के विकास का अध्ययन करना, ये किसने बताया? स्टेनले हॉल के द्वारा बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ये मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी के बारे में पढ़ा था ना हमने, जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, जब हमने 3D शिक्षा के बारे में पढ़ा था, 2D शिक्षा के बारे में पढ़ा था, जॉन ड्यूवी का भी एक कथन आया था। तो जो पहली क्लास करी थी, पहली क्लास के अंदर तो नहीं, शिक्षा वाला जो 4th क्लास हमने करी है, 4th क्लास में मैंने बताया हुआ है जॉन ड्यूवी के बारे में, उसको थोड़ा और ढंग से पढ़ना ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। ये एक प्रयोजनवादी समर्थक थे, अभी संप्रदाय पढ़ने बाकी है, उसके अंदर मैं बताऊंगी। जॉन ड्यूवी कहाँ के थे? अमेरिका के थे। शिकागो के अंदर इन्होंने क्या किया? प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी 1890 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा बनाई गई थी? ये जॉन ड्यूवी के बारे बताई गई थी। तो प्रयोग क्या किया उन्होंने? शैक्षिक व्यवहार के ऊपर प्रयोग किया था। और क्या? करके सीखने की कला। कोई भी चीज है, अब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को बोल के बता रही हूँ तो आप लोग बस यही चीज कर दे। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, काम आ जाएगी, मैं दे भी दूंगी टेलीग्राम के ऊपर। लेकिन जब तक खुद इसको पढ़कर याद कर अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार नहीं करोगे, जैसे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, कभी आपको टाइपिंग के द्वारा पीडीएफ दे दी जाती है, तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तब जाके आपका क्या होगा? शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन होगा। और यही जो करके सीखने की कला है, ये आपको आगे जाकर काम आएगी। आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लो कि 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान के विकास हेतु थॉर्नडाइक द्वारा प्रयास किया गया था। ठीक, कई बार इस तरह के छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। 1920 में किसने प्रयास किया? थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिन्होंने सीखने का नियम बताया है, प्रयास और त्रुटि के नियम बताए हैं, है ना। मुख्य 3 नियम तो 3 थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक पढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि किस तरीके से भूखी बिल्ली के ऊपर उन्होंने प्रयोग करे हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षा पर मनोवैज्ञानिक नियमों का प्रभाव पड़ता है। ये थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट है, ये आपने ध्यान में रखना और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। थॉर्नडाइक क्या क्या है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के अंतर्गत इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्हीं से कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये पशु मनोविज्ञान के भी क्या थे? जनक थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है आप लोगों को। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 1940 में शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद में रखना है कि ये जो इसकी उत्पत्ति है वो किस किस प्रकार से हुई थी। और इसकी सिफारिश के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपने ध्यान में रखना है। सवाल क्या क्या आ सकते हैं इस क्वेश्चन से? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी, इंपॉर्टेंट। स्पष्ट रूप से धारणा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के अंतर्गत 1920 यानी कि 20वीं सदी स्वतंत्र रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा जाने लगा। फर्स्ट स्टेटमेंट शिक्षा मनोविज्ञान का किसके द्वारा दिया गया? कॉलसेनिक के द्वारा दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? कॉलसेनिक के द्वारा दिया गया था। फिर बीएफ स्किनर क्या कहते थे कि अरस्तु के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान को लाया गया है, ढंग से पढ़ाया गया है। अरस्तु ने भी 3 प्रकार की विधियां बताई हैं कि भाई अलग अलग जो है शिक्षा दी जाए, अलग अलग विधियों से दी जाए और उसको स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाए। दूसरी चीज वो ये कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार और उसके आनुवंशिक नियम भी इस चीज पर लागू होते हैं। रूसो क्या कहता है कि ये सिर्फ किस प्रकार का अध्ययन है? सिर्फ प्रकृति का अध्ययन है।
ठीक है, कि भाई प्रकृति में बालक को छोड़ दो, वो किस प्रकार से कार्य करता है वो अपने आप देख लेगा, वो किस प्रकार से विकसित होता है वो अपने आप देख लेगा। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जो कुछ कुछ स्टेटमेंट है, ये मान लेना ये सवाल ही है सारे के सारे। कॉल सेनिक कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान यूनानियों के द्वारा आया है। बीएफ स्किनर कहते हैं, सेकंड सवाल इंपॉर्टेंट, कि भाई किसके द्वारा, अरस्तु की पद्धति के द्वारा आया है। रूसो का क्या कहना है कि ये एक प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप में है। स्टैनली हॉल, जो बाल विकास का अध्ययन किया, जो बाल विकास के जनक भी कहे जाते हैं, कहते हैं कि प्रश्नावली का निर्माण करना, बालक का अध्ययन करना। इन्होंने 1889 के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की एक औपचारिक क्या करी थी, आधारशिला रखी थी। इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। जॉन ड्यूवी, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या बनाई इन्होंने, पहली प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी। ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला इनके द्वारा बनाई गई है। ये 1900 ईस्वी की बात हो रही है, ध्यान रखना। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक क्या क्या बताते हैं, सीखने के नियम, किसमें, शिक्षा मनोविज्ञान, कि भाई करके सीखो। ठीक है, जो उन्होंने प्रभाव, तत्परता और सीखने का नियम बताया ना, जो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, उनका यही मानना था कि व्यक्ति सीखे, मतलब करके सीखे, इस पे उन्होंने जोर दिया है। 1920 ईस्वी में टर्मन है, टर्मन ने बुद्धियों का प्रशिक्षण करा और उस बुद्धियों के प्रशिक्षण के निर्माण के द्वारा क्या बताया कि भाई इसी से शिक्षा की शुरुआत हुई है। 1940 कीवर्ड ध्यान में रखना है, अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा जब ये सारा निर्णय लिया गया, फिर उसके बाद में एज ए सब्जेक्ट शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ा जाने लगा। तो ये थी पूरी शिक्षा मनोविज्ञान की जो स्टोरी थी कि भाई किस तरीके से आया। नेक्स्ट क्लास के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आपको पढ़नी पड़ेगी, जो इसके बाद जो क्लास होगी, तो यानी कि ऑलमोस्ट उसमें कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ सिद्धांत कौन कौन से थे, कुछ संप्रदाय कौन कौन से हैं। पहले शॉर्ट क्लास एक सिद्धांत की कर लेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय है। जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी, देन आपका सही रूप से बाल विकास स्टार्ट हो पाएगा। अब जिसने बीएस स्किनर का नाम ही नहीं सुना, थॉर्नडाइक का नाम नहीं सुना, जॉन ड्यूवी का नाम नहीं सुना, स्टैनली हॉल उसको नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध रूप है, ये कथन किसका है, तो आप में से जो क्लास देख रहे हैं वो बताएं। मेरे 4-5 सवाल है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। पहला सवाल, अगर मनोविज्ञान पढ़ा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, वुडवर्थ का है, वॉटसन का है, जेम्स ड्रेवर का है या स्किनर का है। ये 2012 का सवाल है, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पूछा गया सवाल था। ठीक है, चलो एक क्लास ही बना दूंगी, टेस्ट वैसे ही डाल दूंगी जिसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगी, वो टेस्ट आप देंगे और उसको देख के आप मुझे बताना कि इसके आंसर कौन कौन से, बट ये जो 2 सवाल किया उसके आंसर मुझे दीजिएगा। चलिए अब अगली क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब जो पोर्शन है शिक्षा अर्थ हो गया, उसका महत्व हो गया, उसकी परिभाषा हो गई, उसकी प्रकृति भी कंप्लीट हो जाएगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान डन। अब उसके बाद में फिर हम जब हमारी 6th क्लास हो जाएगी, उसके बाद में हम देखेंगे मनोविज्ञान के या शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत कौन से हैं और संप्रदाय कौन से हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इससे घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मत सोचना सिलेबस में लिखा नहीं है संप्रदाय, सिलेबस को क्रिएट करके अप्लाइड रूप में जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और आप लोगों को किस स्ट्रेटेजी से तैयारी करनी है वो भी वीडियो बना देंगे। नया सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो भी सारा बता देंगे। तो चलो अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ो अच्छे से, फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।